हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में, जिसमें हम सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए प्रश्नों के ऊपर अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पिछले 2 वीडियोज़ में हमने उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए तथ्यों के बारे में चर्चा की थी। उसी श्रृंखला में ये हमारा तीसरा भाग है, जिसमें हम उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए प्रश्नों को, सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को की चर्चा यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे। हम अपने वीडियो में आगे बढ़ें उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करें। हमारे वीडियोस को देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख करके हमको बताएं। तो आते हैं आप आज के इस वीडियो पे। पिछले वीडियो में हमने सवाल पूछा था कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज्य चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी मथुरा, ऑप्शन सी अलीगढ़ और ऑप्शन डी सारनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सारनाथ। अशोक द्वारा बनवाया हुआ सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में सारनाथ में स्थित है, जिसके शीर्ष भाग को हम सिंह चतुर्भुज कहते हैं, जिसमें 4 भारतीय सिंह पीठ से पीठ सटाए खड़े हुए हैं। वैसे तो अशोक स्तंभ अभी भी अपनी मूल जगह पर ही है, लेकिन उसके शीर्ष भाग को उसकी मूल जगह से हटा करके सारनाथ के संग्रहालय में रख दिया गया है। 26 जनवरी सन 1950 को इस स्तंभ के सिंह चतुर्भुज को भारत के राष्ट्रीय चिन्ह, जिसको हम नेशनल एम्बलम कहते हैं, उसके रूप में स्वीकार किया गया था। उसके अलावा इस स्तंभ के मध्य भाग में जो चक्र है उसको राष्ट्रीय ध्वज के बीच के स्थान पर, जहां पे मतलब सफेद पट्टी होती है, वहां पर भी स्थान दिया गया है। ठीक, इसी स्तंभ में एबेकस के दाहिनी तरफ में बैल और बाईं ओर घोड़े का चित्र भी है। उसमें कमल का फूल, बेल शेप्ड लोटस फ्लावर, कमल का फूल भी बना हुआ है, उसका चित्र भी है, लेकिन उसको वहां पर नेशनल राष्ट्रीय चिन्ह से हटा दिया गया है। उसके अलावा इस स्तंभ में हाथी का चिन्ह भी विद्यमान है और एबस्कस के नीचे, आधार भाग के नीचे, वहां पर देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते भी लिखा गया है। इस लिहाज से अशोक द्वारा बनाई गई जो लाट है, सिंह स्तंभ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न के ऊपर। ये प्रश्न है, बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहां पर हुआ? ऑप्शन ए बुंदेलखंड, ऑप्शन बी सारनाथ, ऑप्शन सी इलाहाबाद और ऑप्शन डी मथुरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सारनाथ। तो हम ये देख सकते हैं कि बौद्ध धर्म के लिहाज से सारनाथ की जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक, वैसे तो हम जब बौद्धिज्म के अलग अलग शाखाओं के बारे में बात करें तो मुख्यतः 3 शाखाएं होती हैं। एक थेरवाद, दूसरा महायान और तीसरा वज्रयान। जो वज्रयान है वो बौद्ध धर्म की तांत्रिक शाखा है, जिसमें जिसको हम तंत्रयान, मंत्रयान, गुप्त मंत्र, गूढ़ बौद्ध और विषम कोण शैली, वज्र रास्ता भी कह सकते हैं। वज्रयान बौद्ध दर्शन अभ्यास की जटिल और बहुमुखी प्रणाली है और उसका जो विकास है सदी दर सदी होता चला गया। इसमें जब वज्रयान वैसे तो एक संस्कृत शब्द है, जिसका अगर हम हिंदी अनुवाद करेंगे तो हीरा या तड़ित का वाहन भी उसको हम कह सकते हैं। वज्र का मतलब यहाँ पर होता है मनुष्य द्वारा अपने एवं अपनी प्रकृति के बारे में की गई कल्पनाओं के विपरीत मनुष्य में निहित वास्तविक एवं अविनाशी स्वरूप जो विद्यमान है उसके अंदर, उसके लिए किया जाता है। और यान शब्द का इस्तेमाल यहाँ पर अंतिम मोक्ष या अविनाशी तत्व को प्राप्त करने की आध्यात्मिक यात्रा को बताने के लिए किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो वज्रयान शाखा है उसका उदय और विकास सारनाथ में हुआ था। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न कहता है, उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए इलाहाबाद, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कौशाम्बी और ऑप्शन डी सारनाथ। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी सारनाथ। तो देखिए सारनाथ की जो महत्ता है और बहुत बढ़ जाती है। ये चौखंडी स्तूप सारनाथ से 800 मीटर दक्षिण पश्चिम में ऊंची ईंटों से बनाया गया है। ये बौद्ध स्तूप है, यह स्तूप बौद्ध धर्म का प्रतीक है, जो वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। इस स्तूप का वर्णन विहिन सांग ने भी अपने साहित्य में, अपने लिटरेचर में किया हुआ है। जब हम ओरिजिन की बात करें तो इसका आकार चौकोर था
और कुर्सी के आकार पर क्रमशः घटती हुई 3 मंजिलें ठोस ईंटों से बनाई गई थीं, इसलिए इसे चौखंडी स्तूप कहते थे। इस स्तूप में ईंट और रोड़ी का बड़ी मात्रा में उपयोग किया गया था। यह विशाल स्तूप चारों ओर से अष्टभुजीय मीनारों से घिरा हुआ है। कहा जाता है कि स्तूप मूल रूप से सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था, लेकिन इसको सुधरवाने का काम गुप्त काल में किया गया और अभी जो इसका वर्तमान स्वरूप है, उसमें उसको लाने का श्रेय राजा टोडरमल के बेटे गोवर्धन को है, जिन्होंने वहां पर हुमायूं के आगमन को एक तरीके से मेमोराइज करने के लिए इसके वर्तमान स्वरूप में लेकर के वो आए थे। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सन 2019 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सन 2019 में इसको मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में स्वीकार किया है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ए रामगंगा, बी भागीरथी, सी बेतवा और डी घग्गर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बेतवा। तो ये परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों की सीमा पर स्थित है, ठीक। और ये बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। बांध द्वारा बनाया गया जलग्रहण क्षेत्र करीब 17,000 वर्ग किलोमीटर का है, जिसकी वजह से 70 गांव जलमग्न हो गए। इस बांध से 3 नहरें निकलती हैं, जिनमें से 2 उत्तर प्रदेश को पानी की आपूर्ति करती हैं और 1 नहर मध्य प्रदेश को पानी की आपूर्ति करती है। वो नहर जो उत्तर प्रदेश को पानी की आपूर्ति करती हैं, उनमें गुरसराय और मंदर हैं, जिनसे जालौन और हमीरपुर का 2.64 लाख एकड़ जमीन को सींचा जाता है। और 1 नहर मध्य प्रदेश को पानी की आपूर्ति करती है। उसके अलावा इसका जो दूसरा उपयोग है वो बिजली उत्पादन से रिलेटेड है, जिसके लिए यहाँ पर 15 मेगावाट की 3 टरबाइन लगाई गई हैं और जिनसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में बिजली की आपूर्ति भी की जाती है। उसके अलावा यहाँ पर एक रेत का बैरियर बनाया गया है, जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर से भी ज्यादा है और जो एशिया में अपने आप में सबसे ज्यादा लंबाई सबसे ज्यादा लंबाई का बैरियर है। सीमेंट बांध 600 मीटर लंबा और 73.5 मीटर ऊंचा है। और जैसा हमने कहा कि 70 गांव जलमग्न हो गए, उसमें से कुछ प्राचीन गांव भी थे, जिनमें पंचम नगर, बारी, टोडा, सिरमौर, नरेड़ी, जल, ठीक है। और इन स्थानों से जो मूर्तियां बरामद हुई थी, उनको रामनगर के पैलेस संग्रहालय में एकत्रित करके रख दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी बेतवा। अब आते हैं हम आज के अपने अगले प्रश्न के ऊपर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहां स्थापित किया गया है वह जगह है? ए इलाहाबाद, बी बरेली, सी कानपुर और डी इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में स्थित है। तो इसका सही उत्तर हुआ इलाहाबाद, ठीक। विश्व की, देश की, लोगों की सोच को बदलने का श्रेय कहीं ना कहीं सूचना प्रौद्योगिकी को बहुत हद तक जाता है। और एक समय ऐसा था जब सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स का काम समूचे विश्व में बहुत प्रसिद्ध था। एक उद्योग के तरीके से यह बहुत तेजी से विकसित हुआ और लोगों को इसने बहुत तेजी से प्रभावित किया। तो कहीं ना कहीं इसके भविष्य में पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद में ट्रिपल आईटी की स्थापना की गई थी। और जिन उद्देश्यों को पूरा करना था वो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सेवा परक उद्योगों की वृद्धि क्षमता के सापेक्ष संगत नहीं रही थी तब तक। अतः इस नीति के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग विनिर्माण के संवर्धन में नीति के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई और जो मुख्य उद्देश्य और थे उनका जिक्र किया गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी को लोगों तक पहुंचाना, स्कूलों में, विद्यालयों में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज को एक्सपेडाइट करना, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और सेवाओं की घरेलू मांग को तेज करना और न केवल मांग को तेज करना बल्कि उनकी सप्लाई को भी बढ़ाना। सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, हार्डवेयर और आईटीईएस क्षेत्रों की वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना और इसके द्वारा निर्यात आशय में वृद्धि करना। विश्व बाजार में प्रतिभागिता हेतु प्रभावी उपस्थिति बनाने के लिए उद्योगों को सुविधाएं प्रदान करना, उद्योगों की वृद्धि के लिए मूल्य परक संवर्धन के निमित्त सुविधाएं प्रदान करना और संपत्ति सृजन के लिए व्यवसायों को अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग करने में सहायता देना। वैसे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आईटी के आने के बाद से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आने के बाद से भारत की स्थिति
विश्व में, क्योंकि हमारे पास उस तरीके के इंजीनियर्स मौजूद हैं, टेक्निकल पर्सन्स मौजूद हैं, टेक्निकल नॉलेज मौजूद है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में भारतीय इंजीनियर्स की वैल्यू इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत तेजी से बढ़ी है। अब आते हैं आज के अगले प्रश्न के ऊपर। उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। ए मथुरा में, बी अलीगढ़ में, सी नरौरा में और डी सिंगरौली में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है सी नरौरा में। ये बात ज्ञातव्य है कि वैसे तो एनर्जी का जो प्रोडक्शन है उसके पीछे जो कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनको बहुत हद तक यूज किया गया, उनका संदोहन किया गया, ठीक, और उनसे ऊर्जा को जनरेट किया गया, उसका उत्पादन किया गया। लेकिन वो कन्वेंशनल रिसोर्सेज कहीं ना कहीं कैपेसिटी में, कहीं ना कहीं उनका जो भंडार था वो सीमित था। तो उसको कवर करने के लिए नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के ऊपर न केवल भारत को बल्कि विश्व को जाना पड़ा, और परमाणु ऊर्जा उन्हीं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में से एक है जिसको भारत में विशेषतया विद्युत उत्पादन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरीके से भारत में अब से कुछ साल पहले, 15 साल 20 साल पहले विद्युत उत्पादन था, वो भारत की जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए पूरा नहीं था, ठीक। इसीलिए परमाणु ऊर्जा में भारत ने कदम रखा और नरौरा में बुलंदशहर जिले के नरौरा जगह पे नरौरा ताप विद्युत संयंत्र लगाया गया, जिसकी पहली इकाई ने 1 जनवरी 1991 से कार्य करना प्रारंभ किया। दूसरी इकाई ने 1 जुलाई 1992 से कार्य करना प्रारंभ किया। प्रत्येक इकाई की क्षमता 220 मेगावाट थी और यह स्वदेश डिजाइन, उन्नत दबाव युक्त और भारी जल D2O, जिसको ड्यूटेरियम डाइऑक्साइड हम कह सकते हैं, उसके ऊपर काम करने वाला संयंत्र था जो गंगा के तट पर स्थापित था। स्वतंत्रता के बाद से ही, या यूं कह लीजिए सन 1940 से ही भारत ने नाभिकीय ऊर्जा की के अंदर का जो पोटेंशियल था, ठीक, उसको पहचाना और स्वतंत्रता के बाद से उसके ऊपर काम करना शुरू किया, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान गिना जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का। उन्हीं की प्रेरणा से सन 10 अगस्त सन 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया और उसकी वजह से अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को फाउंड किया गया, जिससे भारत में परमाणु ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और नाभिकीय कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ाया गया। उत्तर प्रदेश के अलावा गुजरात में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में, जिसमें हम नरौरा का जिक्र कर लिया, परमाणु बिजली केंद्र स्थापित हैं। राजस्थान में रावतभाटा में, महाराष्ट्र में तारापुर में, तमिलनाडु में कलपक्कम में और कुड़नकुलम में, कर्नाटका में काइगा में और गुजरात में कहां पर है उसका नाम मुझको याद नहीं, लेकिन हाँ, गुजरात में भी एक परमाणु संयंत्र, बिजली केंद्र वहां पर स्थापित किया गया है, जो आज की तारीख में देश में बिजली की मांग को पूरा करने में बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो आते हैं अब अगले प्रश्न के ऊपर। प्रसिद्ध उपन्यासकार वृंदावन लाल वर्मा उत्तर प्रदेश में कहां के रहने वाले थे? ऑप्शन ए झांसी, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी इलाहाबाद या ऑप्शन डी उन्नाव। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए झांसी। वृंदावन लाल वर्मा भारतीय साहित्य का एक बहुत बड़ा नाम है, जो न सिर्फ नाटककार थे बल्कि उपन्यासकार थे और हिंदी उपन्यास को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम उन्होंने बखूबी किया। उनका जीवन काल 9 जनवरी 1889 से 23 फरवरी 1969 तक रहा। उन्होंने प्रेमचंद्र की जो सामाजिक परंपरा थी, जो लेगेसी थी, उसको आगे बढ़ाया। उसके अलावा उपन्यास को भी अपनी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उपन्यास और नाटक के अलावा उनकी रुचि इतिहास, कला, पुरातत्व, मनोविज्ञान, मूर्तिकला और चित्रकला में भी रही। अपनी कहानी में उन्होंने अपने संघर्षमय जीवन की गाथा कही है। इनके पिता का नाम अयोध्या प्रसाद था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भिन्न भिन्न स्थानों पर हुई थी। इन्होंने बीए पास करने के बाद कानून की परीक्षा की पढ़ाई की और कानून की परीक्षा पास की। झांसी में इन्होंने एज ए लॉयर प्रैक्टिस भी की, वकालत की। सन 1909 में सेनापति उधल नामक नाटक छपा, जिसे तत्कालीन बड़े सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने जब्त कर लिया था। 1920वीं ईस्वी तक छोटी छोटी कहानियां लिखते रहे। 1927 ईस्वी में गढ़ कुंडार
को उन्होंने 2 महीने में लिख करके समाप्त किया। 1930 ईस्वी में विराटा की पद्मिनी को लिखा। जब ये 19 साल के किशोर थे तब उन्होंने अपनी पहली रचना महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र 1908 में समाप्त कर दिया था। इनके लिखे नाटक सेनापति उदल 1909 में अभिव्यक्त विद्रोही तेवरों को देखते हुए उसको जब्त कर लिया गया था। उसके अलावा इनके और उपन्यासों की बात करें तो उसमें प्रत्यागत जो 1927 में, संगम 1928 में, प्रेम की भेंट 1928 में, गढ़कुंडार 1930 में, कुंडली चक्र 1932 में, टूटे कांटे 1945 में, कभी ना कभी 1945 में, झांसी की रानी 1946 में, महारानी दुर्गावती, मुसाहिबजू 1946 में, कचनार 1947 में, अचल मेरा कोई 1948 में, मृगनयनी 1950 में, माधवजी सिंधिया 1950 में, रामगढ़ की रानी 1950 में, सोना 1952 में, अमरबेल 1953 में और भुवन विक्रम 1957 में प्रकाशित हुए। जब नाटकों की बात करें तो धीरे धीरे राखी की लाज, सगुन, जहांदार शाह, फूलों की बोली, बांस की फांस, कश्मीर का कांटा, हंस मयूर, रानी लक्ष्मीबाई, बीरबल, खिलौने की खोज, पूर्व की ओर, कनेर, पीले हाथ, नीलकंठ, केवट, ललित विक्रम, निस्तार, मंगलसूत्र, लो भाई पांचों लो, देखा देखी, कहानी संग्रह में दबे पांव, मेढक का ब्याह, अमरपुर के अमरवीर, ऐतिहासिक कहानियां, अंगूठी का दान, शरणागत, कलाकार का दंड, तोशी प्रमुख हैं। निबंध में हृदय की हिलोर, रचनावली में जिसको कहते हैं समग्र, जिसको छापा गया है 1991 से 2000 ईस्वी तक में, एक पूरी रचनावली उनके नाम से छापी गई। और जब देखें कि इनको क्या क्या सम्मान मिले तो हिंदी साहित्य सम्मान तथा आगरा विश्वविद्यालय में इन्हें क्रमशः साहित्य वाचस्पति और मानद डॉक्टरेट की उपाधि से विभूषित किया। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से नवाजा गया। भारत सरकार ने इनके इनके उपन्यास की रानी को पुरस्कृत भी किया और अंतर्राष्ट्रीय जगत में इनके लेखन कार्य को सराहा गया, जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनके द्वारा लिखित सामाजिक उपन्यास संगम और लगान पर आधारित हिंदी फिल्में भी बनी हैं, जिनका अनुवादन कई भाषाओं में किया गया है। अब आते हैं अपने आज के अगले प्रश्न के ऊपर। उत्तर प्रदेश में भारत कला भवन कहाँ पर स्थित है? ए इलाहाबाद में, बी वाराणसी में, सी मथुरा में और डी आगरा में। इसका सही उत्तर है बी वाराणसी में। भारत कला भवन काशी में, मतलब वाराणसी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू जिसको हम कहते हैं, के प्रांगण में स्थित एक चित्रशाला है और यह एशिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय संग्रहालय है। यहाँ की चित्र वेदिका में 12वीं से 20वीं तक सदी तक के भारतीय लघु चित्र प्रदर्शित किए गए हैं। इनके चित्रण में ताड़पत्र, कागज, कपड़ा, काठ, हाथी दांत आदि का उपयोग किया गया है। प्रदर्शित चित्र भारतीय सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रकाशित करते हैं, उनके ऊपर रोशनी डालते हैं। भारत कला भवन की स्थापना सन 1920 में हुई थी। विख्यात कला मर्मज्ञ और कलाविद पद्म विभूषण से सम्मानित रायकृष्ण दास भारत कला भवन संग्रहालय के संस्थापक थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारत कला भवन के संग्रह हेतु समर्पित कर दिया था। इस संग्रहालय में लगभग 12,000 विभिन्न शैलियों के चित्र संकलित हैं, जिनको लगाया गया है। इन सभी चित्रों की अपनी पृथक तथा रोमांचक कहानियां हैं। यहाँ केवल उन्हीं चित्रों की चर्चा की जा रही है जो चित्र विश्व में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बी वाराणसी में। अब आते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न के ऊपर, जो है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध दुधवा नेशनल पार्क किस जिले में है? ऑप्शन ए लखीमपुर में, ऑप्शन बी वाराणसी में, ऑप्शन सी हमीरपुर में या ऑप्शन डी बांदा में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लखीमपुर में। दुधवा नेशनल पार्क सन 1958 में स्वैम्प डियर के लिए सेंचुरी के रूप में घोषित किया गया था, जिसको सन 1979 में टाइगर रिजर्व में घोषित किया गया। और टाइगर रिजर्व का जो मूवमेंट था वो सन 1973 से चलाया गया था, जिस क्रम में 1979 में यहाँ इसको टाइगर रिजर्व बनाया गया था। और इसको एक नेशनल पार्क की जो अहमियत थी, या जो नेशनल पार्क के रूप में स्वीकार किया गया था, उसके पीछे बिली अर्जन सिंह के बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और 1970 में इसको नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, स्वीकार किया गया था। यहाँ पर हिरन की,
लेपर्ड की, टाइगर की, अलग-अलग तरीके की बिल्लियों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं और उन सारी प्रजातियों को जिनमें जो पक्षी फ्लोरा फ़ौना दोनों चीज़ें मतलब कि पेड़-पौधे, हरियाली, पक्षी, जानवर सभी आते हैं। उन वो सारी स्पेसीज़ को बचाने का काम यहाँ पर किया जा रहा है, जिनका अस्तित्व कहीं न कहीं खतरे में है, जो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लखीमपुर। आज के इस वीडियो में इतना ही। हम अपने अगले वीडियो में सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए और प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को देखिए और अपने ऑब्जर्वेशंस कमेंट सेक्शन में लिख कर के हमको बताइए। थैंक यू वेरी मच।